नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो एसएससी सीजीएल 2021 के लिए डिस्क्रिप्टिव बुक आपकी पूरी तरीके से मैंने अपडेट कर दी है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आज मैंने पूरा दिन बैठ के वो आप लोगों के लिए अपडेट किए हैं। बहुत ही बेस्ट जो कंटेंट है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और ये बुक बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश। ये बुक जो है वो मैंने दोनों में आपको प्रोवाइड की है, हिंदी इंग्लिश। और इस तरीके की आपको लगभग 2 से 3 बुक्स मैं प्रोवाइड करूँगा। ये सारे टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक आपको मैं इस पीडीएफ में जो है वो करवा चुका हूँ। इसके अलावा आपको इस पीडीएफ में जितने भी लेटर हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल कैसे उनको लिखना है, प्रेसिस हैं, जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं, स्कीम्स है गवर्नमेंट, वो सब की सब मैंने इसमें पीडीएफ में अपनी करवाई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ले चुके हैं और ये टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ मैं। और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। अगर आप बाकी जो है वो मार्केट में अगर आप बुक्स लोगे, किसी परचेज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और वो फुली अपडेट भी नहीं होती। इसमें जो कंटेंट है वो आपको बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, टू द एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बुक है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बनाई है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है साथ के साथ, अगर आपको समझना है तो। और मैं ये नहीं कहता कि आपको डिट्टो एग्ज़ाम में लिखना है, लेकिन आपको इतने सारे ऐसे लेटर एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे जस्ट आपको एक बार पढ़ के अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसे अपने शब्दों में आप एग्ज़ाम में लिखिएगा। ठीक है, आइडिया लेना होता है। अगर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च मार के, यूट्यूब पे सर्च मार के आप जो है वो ये सारी चीज़ें देखने लगो तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। और ये जो पीडीएफ है आपकी हमेशा आपकी हर एग्ज़ाम के लिए जो है वो काम आएगी। इसमें मैंने सारे जितने अच्छे टॉपिक हैं वो सारे मैंने करवाए हैं। पोल्यूशन से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक बैन, मोटर व्हीकल एक्ट, जितने भी एक्ट हैं वो सारे मैंने इसमें करवाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरी बुक को पसंद कर रहे हैं। लगभग अभी तक जो है वो 700 प्लस जो बुक्स हैं वो 1 महीने के अंदर लोग ले चुके हैं। आज का हमारा एक और टॉपिक है श्रीलंका क्राइसिस पर। मैंने इंग्लिश में करवा दिया है, हिंदी में मैं आपको करवा रहा हूँ। किसी भी देश में आर्थिक संकट का मुख्य कारण देश की व्यवस्था पर निर्भर करता है। अगर देश सुचारू रूप से चला तो आर्थिक संकट की समस्या भी कभी नहीं उठेगी। श्रीलंका पर भी इस समय आर्थिक संकट चल रहा है। वहाँ सब बहुत कुछ महंगा हो गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जो वहाँ पे टूरिज़्म है उस पर बेस्ड है। श्रीलंका एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और जो पर्यटक है वो वहाँ पे घूमने जाते हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह कोरोना एपिडेमिक भी है और कुछ कारण हैं, जैसे कि कोविड-19 हो गया, तो उसके बारे में आप यहाँ पे अपने शब्दों में बता सकते हैं। कोरोना महामारी भी देश के आर्थिक संकट का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिनका जो पर्यटन है वो देश के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोरोना महामारी ने पर्यटन व्यवसाय को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद जो आता है आपका फ़ॉरेन जो एक्सचेंज रिज़र्व है उसमें कमी आ जाना, टैक्स में रिडक्शन करना और जो अंतर्राष्ट्रीय विदेशी जो डेप्ट लिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। कम विदेशी मुद्रा भंडार भी आर्थिक संकट का कारण है। विदेशी मुद्रा में कमी के कारण लोगों को देश के लोगों को माल आयात करने के लिए सबसे पहले विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ती है, जिससे देश के रुपए का डेप्रिसिएशन होता है, अवमूल्यन होता है। टैक्स में कटौती से देश को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टैक्स में कटौती से जो देश का राजस्व है उसमें भारी नुकसान होता है, जिससे देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद आता है आपका फॉरेन डेप्ट। विदेशी कर्ज से भी देश को आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ता है। अधिक विदेशी ऋण जो है वो देश के लिए आर्थिक संकट पैदा करता है, जिसका प्रभाव वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए देश को ठीक और सुचारू रूप से चलाना महत्वपूर्ण है, ताकि देश को कभी भी आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। तो थोड़ा सा एक बार और डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं, ताकि आपको अच्छे एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो पॉइंट्स आप लिख सकते हो। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 2.2 करोड़ की आबादी वाला यह देश 1948 मतलब जब ये आज़ाद हुआ था तब से ही आर्थिक संकट की सिचुएशन से ये जूझ रहा है। आवश्यक जो एसेंशियल गुड्स हैं और ईंधन की भारी किल्लत के चलते लोग लगभग 1 महीने से सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस से भी झड़प हो रही है। महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा होने के बाद उनके समर्थक जो हैं वो प्रदर्शनकारियों से भिड़ गए। 8 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज़्यादा घायल भी हो गए। सरकार ईंधन समेत अन्य ज़रूरी सामानों का आयात नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो खाली हो गया है। घंटों घंटों लोगों को
लोगों के घर बिजली नहीं आती, 13-13 घंटे लोग बिजली के बिना रह रहे हैं, बिजली की कटौती हो रही है। जो मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं उनके पास खाने की कमी है और जो महंगाई है उच्च कीमतों के कारण वो संघर्ष कर रहे हैं और करेंसी भी यहाँ की गिर चुकी है। हालांकि राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत शुरू हुई है, लेकिन सरकार का जो आर्थिक कुप्रबंधन है उससे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है। जो चालू खाते में घाटे के साथ साथ बजट में भी कमी आई है। 2019 के एशियाई विकास एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्किंग पेपर में कहा गया है कि श्रीलंका दोगुने घाटे वाली अर्थव्यवस्था है। यह इंगित करता है कि देश का राष्ट्रीय व्यय उसकी आय से अधिक है, साथ ही व्यापार से संबंधित सेवाओं और वस्तुओं का अपर्याप्त उत्पादन होता है। लेकिन हालिया संकट टैक्स में कटौती से भी बढ़ गया है, जिसका वादा राजपक्षे ने 2019 के चुनाव में कर दिया था। यह कोविड-19 महामारी से कुछ महीने पहले हुआ था, जिसने यहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। महामारी के कारण पर्यटक उद्योग को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। यह उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। साथ ही जो रेमिटेंस हैं, मतलब देश के नागरिक जो विदेशों से पैसा भेजते हैं उसमें भी कमी आई है। इससे क्रेडिट एजेंसियों ने क्या करा, श्रीलंका को जो रेटिंग है वो घटाकर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार से उसको हटा दिया। ये क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज़ होती हैं ये बेसिकली अलग अलग कंट्री को जो है वो रेटिंग देती हैं, जिसमें मतलब किस तरीके से उनका जो डेप्ट है वो लिया जा रहा है, कितना वो चुका रहे हैं, कितना उनका खर्च है। तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, कितना वो उठा रहे हैं और कितना टाइमली वो कंट्री जो है वो डेप्ट भर रही है, वहाँ की करेंसी कितनी मजबूत है। तो ये सारी चीज़ों पर वो रेटिंग डिपेंड करती है। इन सब बातों का असर श्रीलंका के कर्ज प्रबंधन पर पड़ा, जो उन बाज़ारों पर भी निर्भर था। इससे इसके विदेशी मुद्रा भंडार में 2 साल में 70% की गिरावट आई है। सरकार के एक और फैसले ने अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। सरकार ने 2021 में सभी रासायनिक आधारित उर्वरकों पर जो प्रतिबंध लगा दिया और इस बाद में इस फैसले को बदला गया, लेकिन इससे उस टाइम पे कृषि क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ, स्पेशली चावल की फसल फिर यहाँ पे कम हुई, जो काफ़ी ये लोग एक्सपोर्ट करते थे और इनको पैसा मिलता था। फरवरी के महीने तक श्रीलंका के पास अपने विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 2.31 अरब डॉलर बचा था, लेकिन 2022 में उसे करीब 4 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान करने में भी दिक्कत की सामना करना पड़ा। इसमें 1 अरब डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय सोवरेन बॉन्ड भी शामिल हैं, जो जुलाई में परिपक्व हुए। ISB का श्रीलंका के विदेशी कर्ज में सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब इसमें 12.55 अरब डॉलर हैं, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जापान है, चाइना है। तो ये आदि प्रमुख जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऋण दिया था। IMF ने देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि सार्वजनिक ऋण अस्थिर स्तर तक बढ़ गया है और निकट भविष्य में ऋण चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार अपर्याप्त है। सिटी रिसर्च की ओर से कहा गया है कि IMF की रिपोर्ट के निष्कर्ष और हालिया उपाय कर्ज की अस्थिरता को बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। IMF में जाने से पहले श्रीलंका ने महंगाई को बढ़ाते हुए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, जिससे आम जनता की मुश्किलें और बढ़ती गई। जैसा कि आपको पता है, खाद्य सामग्री और ईंधन प्राप्त करने के लिए भी लोग लंबी लंबी लाइनों में लगते थे। राजपक्षे ने हालात बिगड़ते देख भारत और चीन से मदद मांगी, खासकर ईंधन के आयात के लिए। फरवरी में भारत के साथ हस्ताक्षर किए गए डीजल के लिए 500 मिलियन डॉलर जो है वो उसकी लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए जो है वो हस्ताक्षर किए भारत के साथ। श्रीलंका ने भोजन और दवा सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए भारत के साथ 1 अरब डॉलर के ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही राजपक्षे सरकार ने नई दिल्ली से अतिरिक्त 1 अरब डॉलर की भी डिमांड की है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ 1.5 अरब डॉलर की अदला बदली और सरकार को 1.3 अरब डॉलर के सिंडिकेटेड ऋण के बाद चीन 1.4 अरब डॉलर की ऋण सुविधा और देश को अलग से 1 अरब डॉलर देने का विचार कर रहा है। सिंडिकेटेड ऋण बेसिकली जो काफ़ी सारे ग्रुप हैं जो कि ऋण प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट, इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं
और अलग अलग काफ़ी सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो बेसिकली ग्रुप है एक इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करने का। तो उन्होंने ऋण दिया था लगभग सरकार को 1.3 अरब डॉलर, और उसके बाद चीन ने भी 1.4 अरब डॉलर की ऋण सुविधा की थी और देश को अलग से 1 अरब डॉलर देने का जो है वो विचार कर रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। धन्यवाद।